हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। तो गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स बैन कर दिए हैं। अब आरबीआई इसे रीसर्कुलेट नहीं करेगी। इस डिसीजन का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर क्या पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और हमें 2016 के डीमोनेटाइजेशन से इसे क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस पर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास काफी कॉल्स आई थी और रिस्पॉन्सेज थे जो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में थे, और अब इस बैन को लेकर के कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में रियल एस्टेट के प्राइजेस काफी डाउन होंगे या उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एंड दे फील कि इट इज नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, या जिन्होंने रिसेंटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं ठगा फील कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से। तो आज इस पर भी बात करेंगे। आई होप कि आप भी ये वाली चीज कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे, और जो रियल एस्टेट के लिए बियरिश हैं वो शायद तालियां बजा रहे होंगे कि हाँ, अब इसके प्राइजेस ज्यादा अप नहीं जाएंगे और सॉर्ट ऑफ अ रियल एस्टेट विल कोलैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे 2016 के डीमोनेटाइजेशन से। इसे हमें क्यों नहीं कंपेयर करना चाहिए। 2016 में 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे, तो वो 86% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और 2000 नोट की बात करें तो ये तकरीबन 8 से 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2013 मार्च के डेटा के हिसाब से। 2018 तक 2000 नोट का सर्कुलेशन तकरीबन 24% के आसपास था। दैट वाज द पीक। बट फिर अपकमिंग ईयर्स में 2023 तक आरबीआई ने कहीं ना कहीं 2000 के जो नोट्स हैं उनको मार्केट में कम प्रिंट किया है, जिससे कि जो फ्लो है 2000 नोट्स का वो बहुत कम रहा है। मतलब ये ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा था, और आरबीआई ने कहीं ना कहीं एक संकेत भी दिए थे कि ये नोट्स आगे आने वाले टाइम में डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। 2016 वाली बात करें, डीमोनेटाइजेशन में ये एक ओवर द नाइट डिसीजन लिया गया था, और ये बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लिया गया है। प्रॉपर विंडो मिली है एक कॉमन मैन को अपना कैश एडजस्ट करने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि आप 2000 के नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं फॉर 100 एंड 500 रुपीज नोट्स। अभी भी 2000 के नोट आपके पास जितने भी हैं आप उतने डिपॉजिट कर सकते हो। ये जो लिमिट है वो सिर्फ नोट्स एक्सचेंज करने की है, डिपॉजिट करने की नहीं है। अगेन, जो 2016 में जो ओवरनाइट आया था वो बहुत बड़े कैश चंक को इंपैक्ट कर रहा था, और ये नहीं करता। इसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो ये फ्राइडे नाइट में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन पब्लिक किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस पर मार्केट में, बेसिकली शेयर मार्केट में इस पर डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट आए। बिना सोचे समझे लोग डिसीजन ले और अपना पैसा निकालना शुरू करें इससे, जिससे कि मार्केट में मंदी दिखे। तो फ्राइडे नाइट में किया गया जिससे कि लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए वीकेंड्स में, और मंडे को मार्केट नॉर्मली खुले जैसा कि हर हफ्ते खुलता है। मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊं तो रियल एस्टेट में जो कैश है बहुत अच्छे से एडजस्ट होता है, और काफी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो तकरीबन कैश में डील्स करते हैं, जो मजबूर हैं ऐसे कैश में डील्स करने के लिए, या उनके पास ऐसे कैश हैं तो वो उनके लिए कैश एडजस्ट करने के लिए हेवन है रियल एस्टेट, और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रियल एस्टेट की ही होती है। तो ऐसे लोग अब जिनमें कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होते थे वो एग्जीक्यूट होंगे। सप्लाई उतनी ही है, डिमांड अब बढ़ी है इससे। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं कि कैश ट्रांजैक्शन किस किस रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स में ज्यादा होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल, जो कि ऑलरेडी गुड़गांव में बहुत अच्छा नहीं कर रहा। प्लॉट्स में कैश बहुत एडजस्ट होता है। तो अगेन मैं देखता हूं कि जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास कैश ज्यादा है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और प्लॉट हमेशा सेफर साइड लगता है सबको, तो प्लॉट्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। और कॉमर्शियल में भी कुछ उछाल आ सकता है। जो हमारे ब्रोकर्स हैं अब उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी चीजें बेचने के लिए। और रियल एस्टेट में कैश कैसे एडजस्ट होता है
मैं उसका एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा मैं आपको डीप में जाकर के नहीं एक्सप्लेन करना चाहता यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट आप सोचिए पहले भी ऐसे कैश के ट्रांजैक्शंस चलते थे। रियल एस्टेट में काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस अभी भी कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और प्रमोटर्स करते हैं, जिसमें वो सिर्फ कैश का यूज करते हैं अपनी रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वही कैश फिर फॉरवर्ड होता है एंड लेबरर्स को। तो वो लेबरर्स में भी वो दिन के सिर्फ 1000 या 1500 रुपए पे काम कर रहे हो, बट कैश एडजस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया एसेट्स है। तो आज भी वही होगा, सितंबर तक का टाइम है लोगों के पास, बहुत अच्छे से एडजस्ट होगा। और सितंबर तक मैं देखता हूं एटलीस्ट कि जो कैश के ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे प्रायोरिटी पे होंगे। हो सकता है जो व्हाइट वाले ट्रांजैक्शंस हो अभी उतना ब्रोकर्स पिकअप ना करें या बिल्डर्स भी अभी बेचने में बहुत तेजी ना दिखाएं, क्योंकि जब कैश वाले ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं, बिल्डर हैज अ कैपेबिलिटी टू एडजस्ट दिस कैश with their रॉ मटेरियल्स एंड विद द लेबरर्स, तो वो वैसे ट्रांजैक्शंस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। इस पर बात करते हैं अब नेक्स्ट की आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप रीसेल में कुछ देख रहे हैं या अपना कुछ निकालना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई इम्पैक्ट है। जो हमारा कैश एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं अगर गेन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 1 या 2 फ्लैट बेच रहे हैं तो बड़े आराम से हो जाता है। अगर आप बिल्डर के साथ टोटली वाइट में जाना चाहते हैं तो देयर इज नो इम्पैक्ट। हो सकता है ब्रोकर्स बहुत इंटरेस्ट ना दिखाएं इस वाइट वाली प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, बट जो सिर्फ रेजिडेंशियल में डील करते हैं वो अभी भी इंटरेस्ट लेकर के अपनी एनर्जी इसमें जरूर देंगे। बट मैं ब्रोकर्स को भी यही कहता हूं कि दिस इज द टाइम टू डील इन प्लॉट्स एंड इन कॉमर्शियल so that you can adjust your clients cash in assets, in real assets. okay, तो आई होप कि मैं थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा पाया हूं कि आगे आने वाला टाइम रियल एस्टेट में 2000 रुपीज के नोट के बैन से कितना इम्पैक्ट होगा। और हाँ, 2000 रुपीज का जो नोट का बैन है ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट लिया गया है, ये 2018 से ही डिक्लाइन स्टेज पर था। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट नहीं चाहती थी बैन करना। एक्चुअली अगर मैं अपनी एनालिसिस बताऊं तो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए था 2000 के नोट, बट हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, डिसीजन वापस लिया, कोई इशू नहीं है। रियल एस्टेट पर जिनको लगता है कि अब वो डाउन जाएगा तो वो सिर्फ क्या इंग्लिश में एक टर्म है, दे आर लिविंग अंडर द रॉक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑल्दो मैं देखता हूं कि रियल एस्टेट में एक और बूम ही आता हुआ मैं देख रहा हूं। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा साल या 2 साल बाद, ये अभी मैं बिल्कुल क्लोजली वॉच करूंगा। बट जो मैं सितंबर तक का जो मैं एटलीस्ट होराइजन देख रहा हूं उसके एनालिसिस के हिसाब से रियल एस्टेट विल बी अगेन ऑन बूम ओनली। 2016 के डीमोनेटाइजेशन से इसे कंपेयर ना करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी एंड कंसर्न फॉर्म का लिंक दे रखा है। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो प्लीज फील फ्री टू सबमिट दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। एंड हाँ, मैं आपका कॉन्टैक्ट कभी किसी से शेयर नहीं करता। आप रेस्ट अश्योर्ड रहें कि आपने अगर अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी उसमें डाला है तो ये किसी भी बिल्डर या ब्रोकर से शेयर नहीं होने वाला। दिस इज फॉर श्योर। आई होप कि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो। I would recommend कि read a lot of articles so that you can develop your own understanding as well. Thank you.